अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने आसपास की चीजों से कोरिलेट करने का सबसे अच्छा तरीका, आप किसी बड़े पेड़ को देखिए। बरगद का एक बड़ा पेड़ का उस बीज से तुलना कीजिए जिससे वह बड़ा हुआ है। आकार का इतना बड़ा अंतर ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। और इसका मुख्य फैक्टर यह 15-20 सालों का समय है और पेशेंस भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर एट्थ वंडर माना जाए तो पेशेंस को हम लोग नाइन्थ वंडर मान सकते हैं। आगे कुछ उदाहरणों से हम इसे विस्तृत रूप में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 सिनेरियो दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक महीना 10,000 का SIP करता है और वो 15 सालों तक लगातार इसमें इन्वेस्ट किया हो, तो वह टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसका 18 लाख होता है। अगर 14% के रिटर्न से देखते हैं तो 15 सालों के बाद यह टोटल अमाउंट 61 लाख करीब होता है। और अगर 16% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखा जाए तो वो 75 लाख के करीब होता है। अब हम सिनेरियो 2 में देखते हैं कि अमाउंट वही रहता है 10,000 रुपए पर मंथ, जो 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट टोटल 24 लाख का होता है। और अगर 14% का रेट ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो यह 1.32 करोड़ रुपए होते हैं। अगर 16% का रिटर्न 20 ईयर्स के लिए देखा जाए तो 1.75 करोड़ होते हैं, जो कि एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। अब दोस्तों सिनेरियो 3 में आते हैं। अभी तक वह व्यक्ति प्रत्येक महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, लेकिन इस सिनेरियो 3 में वह व्यक्ति पहले की तरह 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट प्रत्येक महीने करता है, लेकिन वह हर एक साल के बाद उसमें वो 500 रुपए मंथली इंक्रीमेंट करता है। मीन्स कि अगर पहला साल वो 10,000 का मंथली SIP करे तो दूसरा साल वो 10,500 का SIP करता है। तो अब इसका जो 20 ईयर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 35.40 लाख होता है। और अगर देखा जाए तो यह 20 ईयर्स में 14% का इसका टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न 1.67 करोड़ होता है। और अगर 16% के हिसाब से देखा जाए 20 ईयर्स में तो ये 2.18 करोड़ होता है, जो कि एक शानदार रिटर्न जनरेट करके मिला है उसको। हर जो रिटर्न ल्यूक्रेटिव दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। अगर कोई अमाउंट 100 रुपी पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 10% का CAGR रिटर्न मिलता है और नेक्स्ट ईयर मीन्स थर्ड ईयर उसको 10% का माइनस निगेटिव रिटर्न जनरेट होता है, तो उसका एक्चुअल रिटर्न जो है 8.9% रहा। अगर 20% फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रिटर्न जनरेट होता है और थर्ड ईयर में -20% रिटर्न जनरेट होता है, तो उसका एक्चुअल रिटर्न 15.2% रहा। 13% के हिसाब से देखें तो वो फर्स्ट ईयर में 30% और सेकेंड में भी 30% तथा थर्ड में 30% का निगेटिव रिटर्न जनरेट होता है, तो एक्चुअल रिटर्न 18.3% है। लेकिन अगर हम 80% के से कैलकुलेट करें और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को 80% का CAGR रिटर्न जनरेट हो और थर्ड ईयर -80% का रिटर्न जनरेट होता है, तो इसका कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। आप 90% का रिटर्न भी कैलकुलेट खुद करके देखिए। पहले साल 90% का रिटर्न, सेकेंड ईयर भी 90% का रिटर्न और थर्ड ईयर 90% का रिटर्न निगेटिव रिटर्न के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। दोस्तों, आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, यूलिप, स्टॉक्स एंड इक्विटीज, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी कई सारे कैटेगरी हैं, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ETF। इसमें भी इक्विटी है जो रिलेटिवली ज्यादा रिस्की है, डेट है वो रिलेटिवली कम रिस्की है, और रिटायरमेंट प्लान्स भी है। और साथ ही करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न
अर्न किया जा सकता है। हमें रेगुलर इनकम के साथ-साथ पैसिव इनकम जनरेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। रेगुलर इनकम जहां एक और हमारी इमरजेंसी एक्सपेंसेस तथा डेली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए सहायता करती है, वहीं पैसिव इनकम से हम लोग लॉन्ग टर्म का गोल अचीव कर सकते हैं। सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर पैसिव इनकम से हम लोग लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम पिछले कैलकुलेशंस की ओर चलते हैं। अगर 100 रुपी अमाउंट पर 80% का रिटर्न पहले और दूसरे ईयर मिलता है और अगर वही अमाउंट पर निगेटिव -80% का रिटर्न मिलता है, तो थर्ड ईयर उस व्यक्ति का टोटल रिटर्न 64.8% हुआ, जो उसको एक्चुअल रिटर्न -35.2% आता है। यही अगर सिनेरियो 90% के साथ देखा जाए तो उसका कुल एक्चुअल रिटर्न -63.9% है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि वो जो ज़्यादा रिटर्न 1 या 2 साल में मिलता है, फिर अगर उतना ही रिटर्न नेगेटिव थर्ड ईयर भी जनरेट होता है, तो एक्चुअल में उसको लॉस ही हुआ होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो रिटर्न है स्लो और स्टेडी रिटर्न हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग तथा स्ट्रेंथ ऑफ एसआईपी को समझा। हमने कैलकुलेशन के आधार पर हाई रिटर्न और हाई रिस्क को भी देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट जितने अर्ली स्टेज में स्टार्ट किए जाएं, उसे कंपाउंडिंग और ग्रो होने का उतना ही अधिक समय मिलता है और उसका रिटर्न भी उतना ही अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही आपने किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।